हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के मुद्दे को अपने सामने लेके आते हैं। तो मित्रों, हमारा मुद्दा शुरू है डिस्कशन ऑफ टाइप्स ऑफ चालान्स। ठीक है, अब इसी को मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। ITNS 284 तक यानी सीरियल नंबर 5 तक हमारे डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीरियल नंबर 6 पर, जो है आपका ITNS 285, जो यूज होता है इक्वलाइजेशन लेवी पे करने के लिए। अब ये इक्वलाइजेशन लेवी जो है ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज। इसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन ये डिस्कस होने के बाद में। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ के चलो, ITNS 285 जो है उसमें हम एक डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करते हैं जिसका नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। उसमें दो प्रकार के मेजर, उसमें दो हेड्स हमारे पास है, एक मेजर हेड और एक माइनर हेड, दैट्स इट। यहाँ पर अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ये मेजर हेड हो गया आपका। एंड इक्वलाइजेशन लेवी, यहाँ पर एंटिटी वगैरह जैसे कंपनीज, अदर देन कंपनीज, ऐसा पुराने चालान्स में जैसा क्लासिफिकेशन था वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्लियरली डायरेक्टली टैक्स पे करना है, दोनों एंटिटीज को एप्लीकेबल होने वाला है। 0045 कोड है आपका मेजर हेड वाला। अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, यानी आपको एक बात तो पता चल गई कि ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है जिसे अदर टैक्स कैटेगरी में डाला गया है। और ये किन चीज़ों पर अप्लाई होता है? कमोडिटीज एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, और जब आपको यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद इक्वलाइजेशन लेवी में सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बेसिक चीज़ एक ध्यान में रखो, ये स्पेसिफिकली इक्वलाइजेशन लेवी पे करने के लिए ही चालान है, तो यहाँ पर आपको कोई टिक मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअल चालान में। ठीक है, तो वहां पर जाने के बाद हमें वो दिखने वाला है। फिर ये सिलेक्शन, तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। अब तीन प्रकार के पेमेंट हमारे हो सकते हैं। पहला, इक्वलाइजेशन लेवी पेएबल बाय टैक्स पेयर, दैट इज डिडक्टर। इक्वलाइजेशन लेवी पेएबल एज पर प्रोसेसिंग, दैट इज डिमांड रेज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अंडर द मिसलेनियस कैटेगरी। ITNS 285 इक्वलाइजेशन लेवी, ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है जो कमोडिटीज एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है। उसमें तीन प्रकार के कैटेगरीज में यानी तीन प्रकार के माइनर हेड में हम पेमेंट कर सकते हैं। पहला है इक्वलाइजेशन लेवी पेएबल बाय टैक्स पेयर, दैट इज टैक्स डिडक्टर। इक्वलाइजेशन लेवी पेएबल एज पर प्रोसेसिंग, दैट इज डिमांड रेज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड मिसलेनियस कैटेगरी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इक्वलाइजेशन लेवी के एक्चुअल चालान में। अब इसमें जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करनी थी वो आपको दिख रही है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये आपका इंट्रोड्यूस किया है फाइनेंस एक्ट 2016 में। इक्वलाइजेशन लेवी फाइनेंस एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें दैट मीन्स फाइनेंस एक्ट 2016 का जो चैप्टर नंबर 8 है वो है आपका इक्वलाइजेशन लेवी। सो इक्वलाइजेशन लेवी ये डायरेक्ट टैक्स है। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो फाइनेंस एक्ट के चैप्टर नंबर 8 इक्वलाइजेशन लेवी में आपको मिलने वाली है। उसके बाद जो सेक्शन है, सेक्शन 161D, यहाँ पर आपको इक्वलाइजेशन लेवी की एक ऑफिशियल लीगल डेफिनेशन मिलने वाली है। अब मैंने यहाँ पर पूरी डेफिनेशन रिप्रोड्यूस नहीं की है, मैंने बस आपको जो कोर पॉइंट है उसका वो बता रहा हूँ। इक्वलाइजेशन लेवी को कहा जाता है टैक्स ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज। यहां पर भी हमने क्या देखा था? अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। तो यहां पर आप जैसे पुराने चालान देखोगे, आप दिखाई देता हूं ना मैं आपको। यहां पर हमारा क्या था, एक मेजर हेड होता था, एक माइनर हेड होता था, दो बॉक्सेस हमें मिलते थे, एप्लीकेबल बॉक्स में हमें टिक करना होता था। लेकिन ITNS 285 इक्वलाइजेशन लेवी में यहाँ पर आपको ऐसे कोई स्क्वायर बॉक्सेस नहीं मिल रहे। दैट मीन्स व्हाट, कि ये आपका डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड होने वाला है जब भी आप ITNS 285 में पेमेंट करने वाले हो। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर वाले फील्ड में। तो सबसे पहले हमें हेडिंग पता चल गया, उसके बाद में चालान का सीरियल नंबर पता चल गया। यहाँ पर हेडिंग, यहाँ पर चालान का सीरियल नंबर।
यहाँ पर डेटा फील्ड नंबर 3 में हमें पता चल गया कि कौन से कैटेगरीज हमारे पास है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने वाला है। डेटा फील्ड नंबर 4 में हमें फाइनेंशियल ईयर डालना है। अभी तक यहाँ पर आप ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना, कभी कभी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पूछा गया है और कभी यहाँ पर असेसमेंट ईयर पूछा गया है। तो फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इन तीनों को प्रॉपरली सेगमेंटेशन करके क्लासिफाई करके ध्यान देना कि कौन से ईयर के बारे में पूछा गया है, वही प्रॉपरली लिखना है आपको। नंबर 5, अब यहाँ पर जो हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या पैन वाला इन्फॉर्मेशन है वो, तो एज यूजुअल आप अपने पैन कार्ड पे जो भी नंबर रहेगा आपका ऑफिशियल पैन नंबर वो डालोगे। फुल नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड पिन कोड, ये सारी चीजें आपकी जो केवाईसी हुआ है आधार का, पैन का और जो आपका ई फाइलिंग पोर्टल पे अकाउंट है, तीनों में सेम रहनी चाहिए, कुछ भी फर्क उसमें नहीं होना चाहिए। फिर डेटा फील्ड नंबर 6 जो है हमारा वो होता है टाइप ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर तो हमारा ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग में है इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में, लेकिन माइनर हेड जो हमारा है वहां पर हमें इन 3 कैटेगरीज में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक ही चालान में हम इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकते। किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करो, उसके डिटेल्स लिखो और चालान सबमिट करो। अगर दूसरे कैटेगरी में भी पेमेंट है तो सेपरेट चालान लो, वहां पर टिक करो, उसके डिटेल्स भरो और फिजिकली ये फॉर्म सबमिट करो। ये तो हो गई फिजिकल की बात। अगर डिजिटल में आप हो तो आपका जो अकाउंट है ई फाइलिंग पोर्टल पर, वहां पर लॉगिन करना पड़ेगा और वहां पर इन पेमेंट्स को आपको इनिशिएट करते रहना पड़ेगा। ये हो गया आपका टाइप ऑफ पेमेंट के बारे में। कौन सी 3 कैटेगरीज है? इक्वलाइजेशन लेवी पेएबल बाय टैक्स पेयर दैट इज डिडक्टर, अगर ये एप्लीकेबल है तो यहाँ पर टिक करो। इक्वलाइजेशन लेवी पेएबल एज पर प्रोसेसिंग, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से इक्वलाइजेशन लेवी के लिए कोई डिमांड आती है और वो डिमांड फाइनलाइज हो जाती है और वहां पर ये बताया जाता है कि आपको इतना इतना टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी के अंडर पे करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर टिक मार्क करके इस चालान को फिलअप करके सबमिट करोगे टैक्सेस। और बाद में है मिसलेनियस प्रोविजंस के अंडर, अगर कोई भी छोटा मोटा पेमेंट आपको करना रहा तो वो यहाँ पे टिक मार्क करके आप लोग पेमेंट करोगे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके डिटेल्स ऑफ पेमेंट रहने वाले हैं और ये आपका डेटा फील्ड नंबर 7 रहने वाला है। इक्वलाइजेशन लेवी का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, पेनल्टी, अदर्स एंड टोटल, जो भी चीज एप्लीकेबल है केवल वहां पर ही आपको डेटा फिलअप करना है। जो टोटल लिखोगे आप अमाउंट फिगर्स में, वो आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है। एंड सिमिलरली जो भी आपकी अमाउंट होगी वहां पर प्रॉपरली आपको यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोर्स प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अब जैसे 85,000 अगर मेरा पेमेंट है इक्वलाइजेशन लेवी के अंडर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? यहाँ पे मुझे यूनिट्स वाला डिजिट पूछा गया है, तो यूनिट्स पे है मेरा 0, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। फिर मैं देखूंगा टेंस के जगह पर मुझे पूछा है यूनिट टेंस, तो 10 के जगह पर भी मेरा 0 है, मैं यहाँ पर 0 लिख दिया। नेक्स्ट क्या पूछा है मुझे डेटा फील्ड? हंड्रेड्स में क्या है, तो यूनिट टेंस हंड्रेड्स, 100 के जगह पर भी मेरा 0 अवेलेबल है। नेक्स्ट डेटा फील्ड मेरा क्या है? थाउजेंड्स, तो यूनिट टेंस, 100 एंड 1000 यानी 85,000, थाउजेंड्स की जगह पर डिजिट क्या है मेरा रिप्रेजेंट करने वाला? 85, तो ये इस तरीके से मेरा 85,000 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट जो भी एप्लीकेबल रहेगा केवल उसको रहने दो, बाकी चीज़ों को स्क्रैच मार के हटा दो। चेक से अगर पेमेंट है तो चेक नंबर, उसका डेट, कौन से बैंक, उसकी डिटेल्स, ठीक है, और ब्रांच का नाम, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु इज डिपॉजिटिंग द टैक्स। बेसिक चीजें पूरी हो गई आपकी। यहाँ पे आपका बैंक में सबमिट करने वाला जो काउंटर फॉइल, बैंक में सबमिट करने वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा वो बैंक आपको कट करके दे देगा स्टैंप मार के कि आपने इस डेट में ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको सबमिट किया है और उसका ये काउंटर फॉइल है। तो पेमेंट होने के बाद आप क्या करोगे? बैंक में जाओगे, बीएसआर वगैरह जो भी आपको चालान लेना है वो लेके रिसीट वापस आओगे, ताकि आप अपने आईटीआर में उसको फिलअप करके आगे की प्रोसेस पूरी कर सको। काउंटर फॉइल में भी सिमिलर इंफॉर्मेशन, पैन नंबर आपका जो ऊपर आपने प्रोवाइड किया है, किस बंदे ने पेमेंट किया है उसका नाम, ठीक है, रिसीव फ्रॉम एंड नेम। उसके बाद में मोड ऑफ पेमेंट क्या है आपका? चेक होगा तो चेक, डीडी होगा तो डीडी, कैश होगा तो कैश, अकाउंट पे ही होगा तो अकाउंट पे ही, डेबिट टू अकाउंट। उसके बाद में
अमाउंट रहेगी इन फिगर्स, इन वर्ड्स, कौन से बैंक है, कौन सा ब्रांच है, वो सारी इंफॉर्मेशन, और आपने कौन से माइनर और मेजर कैटेगरी ऊपर सिलेक्ट किए हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर भी टिक मार्क करके चलना है। एंड फाइनेंशियल ईयर जो ऊपर फिलअप किया था वही यहाँ पर नीचे फिलअप करना है। इस तरीके से आपका ITNS जो है 285 ये होता है कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद आप बैंक में पेमेंट करोगे, पेमेंट क्लियर होने के बाद आपको काउंटर फॉइल लेके वापस आना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नोट्स है उसको देखो। नोट्स मतलब इंस्ट्रक्शंस हाउ टू यूज ITNS 285। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, प्लीज नोट दैट कोटिंग फॉल्स पैन में अट्रैक्ट पेनल्टी ऑफ ₹10,000 एज पर सेक्शन 272 कैपिटल बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब यहाँ पे सेक्शन चेंज हो गया है। पिछला जो हमने पढ़ा था वहां पे 272 सिंगल बी था, यहाँ पर डबल बी है, तो सेक्शन चेंज है, तो ध्यान रखना। तो अगर ITNS 285 यूज करते समय अगर आपने डेलिबरेटली, ये साबित होता है कि आपने जानबूझकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिसीव करने के लिए गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर गलती से भी हुआ है तो भी लग सकती है, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। किस तरीके से आपका केस डिसाइड होता है गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, उस पर डिपेंड करेगा आपको पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। पॉइंट नंबर 2, in type of payment section please tick one relevant box as per the type of levy being paid। that means 1 2 3 इसमें से केवल एक ही सिलेक्ट करो। मल्टीपल पेमेंट करना है तो मल्टीपल चालान्स फिलअप करो। पॉइंट नंबर 3, टैक्स पेयर्स मे प्लीज ड्रॉ और इशू चेक और डीडीज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी एज अंडर। डीडी, अगर डीडी या चेक पे कर रहे हो तो उसके ऊपर नाम क्या रहेगा, पे XYZ बैंक, अकाउंट इनकम टैक्स, बस इतना लिखना है आपको। पॉइंट नंबर 4, डिडक्टर मीन्स अ रेसिडेंट एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और नॉन रेसिडेंट। यहां पर जो लिखा हुआ है ना, कहा गया डिडक्टर, ये वाला देखो, टाइप ऑफ पेमेंट में डिडक्टर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होता है यहां पर हमें बता रहे हैं। डिडक्टर मीन्स अ रेसिडेंट एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और अ नॉन रेसिडेंट having a permanent establishment in India who is required to deduct equalization levy from the amount paid or payable to non-resident in respect of specified services, section 166 of the chapter 8 of the Finance Act 2016। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पर जो है सेक्शन 166 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016, जिसमें बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी को इंट्रोड्यूस किया गया था टू टैक्स द डिजिटल ट्रांजैक्शंस। डिडक्टर मींस रेसिडेंट एंड कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और अ नॉन रेसिडेंट। दो प्रकार के लोगों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। डिडक्टर मतलब कौन होता है, सबसे पहला एक तो वो रेसिडेंट होगा, यानी भारत का रेसिडेंट होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जो हमारे रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट वाली जो प्रोविजंस है उसको आप अप्लाई करोगे और वहां पर उसका स्टेटस रेसिडेंट होना चाहिए। कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, सैलरी वाला या अदर सोर्सेस वाला, इनकम सोर्सेस वाला या प्रॉपर्टी का इनकम वाला नहीं चलेगा। कौन सा इनकम सोर्स रहेगा, फॉर द पर्पसेस ऑफ ITNS 285 इक्वलाइजेशन लेवी, डिडक्टर मीन्स अ रेसिडेंट, सबसे पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, अ रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। बस बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड ही ये इक्वलाइजेशन है, ना प्रॉपर्टी वाले इनकम पर, ना इंटरेस्ट इनकम पर, ना अदर सोर्सेस के इनकम पर, ना सैलरी के इनकम पर। ठीक है, डिडक्टर मीन्स रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, क्लियर हो गया आपको। और अब दूसरी एंटिटी कौन सी है, और अ नॉन रेसिडेंट। पहला रेसिडेंट होना चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन कैरी करना चाहिए। दूसरी एंटिटी नॉन रेसिडेंट हैविंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द इक्वलाइजेशन लेवी from the amount payable to a non-resident in respect of specified services। यानी दूसरी एंटिटी, और दूसरी एंटिटी हो सकती है नॉन रेसिडेंट हैविंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो डिडक्टर यानी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, डिडक्टर के ऊपर। वो रेसिडेंट हो सकता है कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, या वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है हैविंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। Who is required to deduct equalization levy, यानी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, इन दोनों में से
who is required to deduct equalization levy from the amount paid or payable to non-resident। यानी अगर एक रेसिडेंट व्यक्ति जो बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है, या एक नॉन रेसिडेंट व्यक्ति जिसका भारत में एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, अगर वो किसी तरीके का पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट व्यक्ति को, तो उसे इक्वलाइजेशन लेवी की प्रोविजंस एप्लीकेबल होने वाली है। एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोविजंस आपको कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन था, बताना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद काइंडली एंश्योर दैट द बैंक्स एक्नॉलेजमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग। जब यह आपको काउंटर फॉइल मिलेगी पेमेंट होने के बाद, तो आपके पास यहाँ पर काउंटर फॉइल के ऊपर 3 चीजें होनी चाहिए। कौन सी? पहला 7 डिजिट BSR कोड ऑफ द बैंक ब्रांच, दूसरा डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ चालान, एंड तीसरा चालान सीरियल नंबर। दिस विल हैव टू बी कोटेड इन योर स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज। तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी के लिए यानी जिस भी एंटिटी को इक्वलाइजेशन लेवी का कंप्लायंस करना पड़ेगा, उसको एक स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज में सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और वहां पर ये तीनों इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। अदर उसके अलावा आपका काम नहीं होगा, ये आपका जो रिटर्न या जो भी स्टेटमेंट है वो सबमिट नहीं होगा, और नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू होते रहेगा। तो अगर आपको कंप्लायंस को कंप्लीट करना है, तो ये तीनों इंफॉर्मेशन आपके स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज में आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये एक यूनिक चालान था, इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। ये भी एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स के अलावा इक्वलाइजेशन लेवी एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है जो एप्लीकेबल होता है कमोडिटीज एंड स्पेसिफाइड सर्विसेज के ऊपर। तो मित्रों, ये था डिस्कशन रिगार्डिंग इक्वलाइजेशन लेवी। आई होप आपको 2-3 नई प्रोविजंस इसमें समझने को मिली है, जैसे कि फाइनेंस एक्ट के बारे में आपको पता चला, सेक्शन 161D जहां पे इक्वलाइजेशन लेवी की डेफिनेशन है, आपको वो 2 सेक्शन पता चल गए। और तीसरा सेक्शन हमें पता चला है पॉइंट नंबर 4 में, जो है सेक्शन 166 ऑफ द चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। तो ऐसे हमारा नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। डरने का नहीं, रुकने का नहीं, धीरे धीरे सब पढ़ते रहने का, अपना नॉलेज बेस बिल्डअप करते रहने का, और स्किल अपना अपस्किलिंग करते रहने का। बस यही आपके करियर को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त, और हम लोग आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चलो बाय बाय।